अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आपके सामने बेटा मैंने लिखी है, ज़रा स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट है बेटा, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर वर्ड आया है सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की डिफ़ाइन आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो देखिए बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑन विच no external agency exerts any force is called isolated system। कि ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल बॉडी या कोई एक्सटर्नल एनीवन चीज़ किसी किस्म की फोर्स ना लगाए, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जब आप मॉलिक्यूल्स को एनक्लोज कर देते हैं एक वेसल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही होती। जबकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जिस वेसल के अंदर, जिस बर्तन के अंदर आप उनको कैद करते हैं, उनके साथ टकराते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंसी उन पर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगा रही होती। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म हुआ है बेटा हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इक्वल होता है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। जिस तरह बेटा मैंने ये स्टार्ट लिया है, आपने एज इट इज़ इसको नोट कर लेना है और पेपर में राइट कर देना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब बेटे हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। ज़रा एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं दो बॉडीज़ जिनका मैस m1 और m2 है। एक बॉडी है जिसका मैस m1 है, जबकि दूसरा बॉडी है जिसका मैस m2 है। हम लोगों ने दो बॉडीज़ कंसीडर किए जिनका मैस m1 और m2 है, जो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2 के साथ इन सेम डायरेक्शन इन सेम लाइन। जो कुछ यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये आपकी बुक के ऊपर एक्सप्लेनेशन की ये पैरा लिखा हुआ है, आपने बाकायदा ये बुक के ऊपर से देख के राइट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर, यहाँ से शुरू करना है आपने। कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड बॉल्स जो इंटरेक्ट कर रही हैं, जिनके मैसेज m1 और m2 है, मूव कर रही हैं सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन के अंदर, सेम डायरेक्शन में। उनकी वेलोसिटीज़ v1 और v2 है। बुक में उनको बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन जब हम कॉपी में लिखेंगे तो हम उनके ऊपर वेक्टर का साइन बाकायदा मेंशन करेंगे। रिस्पेक्टिवली बोथ बॉल्स कोलाइड एंड आफ्टर कोलाइजन। अब यहाँ पर हम कोलाइड कर देते हैं, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाती हैं। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ कोलाइजन हो गया, दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड हो गई। कोलाइजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या बन गई? एक की वेलोसिटी बन गई बेटा, जो बॉडी m1 था, इसकी वेलोसिटी बन गई बेटा v1 प्राइम, जबकि जो बॉडी m2 था, इसकी वेलोसिटी बन गई v2 प्राइम। तो बेटे ये इनके बाकायदा वेलोसिटीज़ बन चुकी हैं। ये आपकी बुक में बाकायदा यहाँ मेंशन किया हुआ है, ज़रा देख लीजिए। बोथ balls collide and after collision
बॉल m1 मूव्ड विद वेलोसिटी v1 प्राइम। फिर बता रहा हूँ बुक के अंदर बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने राइट करना है तो आपने बाकायदा v1 लिख के ऊपर वेक्टर का साइन लगाना है। एंड v2 प्राइम जो m1 था वो मूव कर रहा था v1 प्राइम से, जो बॉडी m2 था वो मूव कर रहा था v2 प्राइम से इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये 2.9 आपने बनाना, यहाँ तक आपने लिखना है और ये 3 डायग्राम्स आपने साथ ड्रा कर देनी है। यहाँ तक तमाम बच्चों क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिए आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ mass m1। चेंज इन मोमेंटम ऑफ mass m1। ज़रा डायग्राम को एक मरतबा दोबारा देखते हैं और यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, जब बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मतलब टकराती हैं, तो क्या होगा बेटा, m1 जो है वो m2 पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस सिमत में। इस फोर्स को हम लोग कहेंगे F। ये m1 फोर्स लगा रही है m2 के ऊपर, एंड उसी वक्त अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ m2 भी फोर्स लगा रहा होगा m1 पर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि दोनों फोर्सेस हैं, लिहाजा इनको दोनों को अलहदा करने के लिए एक के ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं F1 प्राइम, जबकि एक के ऊपर हम सिंपल F लगा देते हैं F1। अब यहां पर यही चीज ने लगाई है, देखें, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन M1 बाय M2। डायग्राम में देखिए M2 जो फोर्स लगाएगा वो F1 प्राइम है, जबकि M1 जो फोर्स लगाएगा वो सिंपली F है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 की बात कर रहा हूँ, तो F1 प्राइम क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 बाय m2। अब ये फोर्स बेटा किसके बराबर होगी, आगे देखते जाइए। ये फोर्स हो गई, तो यहाँ लिखेंगे 100 बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन in term of मोमेंटम। जो हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा था इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वो बेटा हमारे पास क्या है, रिकॉल कर लें। F प्राइम किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, मतलब उसकी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके डिवाइडेड बाय चेंज टी कर देंगे, तो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब जरा गौर से देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने m1 की बात कर रहे हैं। m1 का मोमेंटम क्या हुआ, अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1, ये इसका इनिशियल मोमेंटम होगा। अगर टकराने के बाद की बात करें तो क्या होगा, m1 v1 प्राइम। ये आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब जो फोर्स m2 ने m1 पर लगाई, उसकी वजह से मोमेंटम में जो चेंज आया वो हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से बेटा t को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही t उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास F1 प्राइम मल्टीप्लाई t किसके बराबर होगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1
v1। तमाम बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2। अब अगर हम m2 की बात करें तो m2 पर फोर्स कौन लगा रहा था? m2 पर फोर्स लगा रहा था m1। और क्या फोर्स लगा रहा था? डायग्राम में दोबारा देखें, फोर्स लगा रहा था F। तो लिहाजा इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m2v2। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m2v2 प्राइम। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टी कर दो। तब यहां पर यही लिखेंगे बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in term of momentum। तो क्या था न्यूटन सेकंड लॉ? रिकॉल कर लें। इन टर्म ऑफ मोमेंटम कि जो अप्लाइड फोर्स होती है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब यहां से बेटा टाइम को ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो F मल्टीप्लाई टी किसके बराबर होगा? m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब बेटा ये जो वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, जबकि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कहते हैं। ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं? 1 और 2 को आपस में ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास बनी है बेटा f1 प्राइम मल्टीप्लाई टी प्लस f मल्टीप्लाई टी, मतलब दाईं साइड में दाईं साइड को ऐड किया, जबकि बाईं साइड में बाईं साइड को ऐड करेंगे। क्या होगा? m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब बेटा इन दोनों में से टाइम t को कॉमन ले लें। जैसे बेटा आप टाइम t को कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास रहेगा f1 प्राइम प्लस f इक्वल होगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब बेटे जहन में रखिए बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इस माइनस वाले फैक्टर को, या आप जस्ट इसकी वैल्यू अब इक्वेशन में पुट कर दें, जहां एफ आ रहा है एफ प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, आप उसकी वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, देखें क्या बनता है। यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं बेटे। जैसे ही बेटे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? t इंटू एफ प्राइम प्लस माइनस एफ प्राइम इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमने किस जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं? इस f की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस एफ प्राइम आ गया, आगे वैल्यू वैसे एक वैसे आ रही है। m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो t इंटू 0 किसके बराबर हो गया?
m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। ज़ीरो किससे से मल्टीप्लाई करें पोर्शन ज़ीरो हो जाता है। बाकी m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब जो माइनस हो रहे हैं उनको उठा के इधर ले आए। जैसे ये माइनस हो रहा था इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस हो रहा था इधर आकर प्लस हो गया। किसके बराबर हो गया? m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अगर हम देखें तो यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी, जिसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर collision equal to total final momentum of system after collision। कि टकराव से पहले टोटल मोमेंटम, टकराव के बाद टोटल मोमेंटम के इक्वल है। बच्चों इस तरीके से अगर आप, ये लॉन्ग इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, अगर ये पेपर में आए, अगर आप जिस तरीके से मैंने लिखा है आप लिखेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। एक नई चीज़ के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, नई चीज़ लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।